हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और जैसे कि मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बताया है, यूथ पावर एकेडमी पे करंट अफेयर्स हमारा अभी मेन फोकस है। और करंट अफेयर्स की डेली वीडियोस आपको आती हैं। मैगजीन्स है हमारी, जो कि एग्जामिनेशन को ध्यान में रख के हम बनाते हैं। हमारी पूरी रिसर्च टीम इस पे प्रॉपर रिसर्च करके तब आप तक एक बेहतरीन मैगजीन बनाने को हम ट्राई करते हैं कि आपको दे सके, जिनको पढ़ने के बाद आपको एग्जामिनेशन में जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में काफी इजी हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और करंट अफेयर्स चूंकि ऐसा होता है कि डेली का रहता है, बट बहुत भूलता भी है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, जैसे अगर आपका एग्जाम है दिसंबर में और आपने लास्ट 6 मंथ से पूरा पढ़ाई किया हुआ है, या अभी भी आप इन मैगजीन्स को पढ़ेंगे, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा और क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट होइए, चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं, यूपीएससी और जो अदर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज होती हैं, जो स्टेट पीसेस होते हैं, सब सारे एग्जाम्स में मैगजीन्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 3 अपनी कंट्रीज की जो है वो विजिट पे जा रहे हैं, गए हैं। और सबसे पहले ये इंडोनेशिया जाएंगे, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जाएंगे। तो अभी सबसे पहले अगर हम आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इसको देखें, तो ये विजिट करेंगे प्रम्बनन टेम्पल, जो कि इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में है। और ये यहाँ पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ विजिट करेंगे। और इंडिया और इंडोनेशिया का जो लास्ट हमारा एक पूरा एक सिविलाइजेशन रहा है, वो हमारे कल्चरल टाइज हैं, बॉन्ड्स हैं हमारे। तो उसको एक ये बेहतर और आगे करेगा। अब चूंकि जो जहाँ पे ये जाते हैं, जो विजिट्स होती हैं, जो जो रिलेटेड चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चूंकि ये एक टेम्पल है जो कि कल्चरल टाइज को सिग्निफाई करता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रम्बानन टेम्पल ये बना था 9th सेंचुरी में, और इसको इंडोनेशिया का ये लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, कॉम्प्लेक्स है। और इसमें जो है वो 240 टेम्पल्स हैं, जो कि काफी वेरियस साइज के हैं। और इसमें जो हिंदू हमारे गॉड हैं, डिटीज हैं, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको ये सारे टेम्पल्स डेडिकेटेड हैं। और ये इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ मोस्ट एक्विसिट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस। मतलब भारत के बाहर भी जो भारत का जो एक टेम्पलों का जो एक इतिहास रहा है, वो कितना बेहतर तरीके से गया है, क्या उसका इन्फ्लुएंस रहा है, उसको ये दर्शाता है। तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी जो है वो हमारे जो टेम्पल्स हैं वो बने हैं, और उनका जो आर्किटेक्चर है वो काफी बेहतरीन है। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें जो टेम्पल्स हैं, ये इनमें जो स्टोन्स लगे हुए हैं उसमें काफी इंट्रिकेट तरीके से सीन्स दिखाए गए हैं। जो हमारे एपिक्स हैं, जैसे कि रामायण है, उनके बारे में पूरा एक इलस्ट्रेशन है। साथ ही साथ इसमें जापानीज कल्चर का भी काफी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो जो रामायण है ये अभी भी इंडोनेशिया के लिव इन ट्रेडिशन का एक पार्ट है। और यहाँ पे रामायण बैलेट चलता है, तो काफी ये फेमस भी है। तो ये अब जैसे टेम्पल का लोकेशन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ है, कौन सी कंट्री में है, कब का ये बना हुआ है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन का जो है वो काम चल रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स को पूरा जो है वो रिवाइटलाइज किया गया है। और इसकी वजह से इसको यूनेस्को वेटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी जो है वो एक स्टेटस इसको मिला हुआ है। इंडिया और जो इंडोनेशिया है, दोनों अपने जो एक एफर्ट लगा रहे हैं कि कैसे जो हमारे शेयर्ड हेरिटेज है उनको और फर्दर जो है वो बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो इंडियन अथॉरिटीज हैं, जो एएसआई है हमारा, ये इंडोनेशिया की जो अथॉरिटीज है इनके साथ एक्टिवली मिल के जो है वो इनके रोज रिस्टोरेशन और कंजर्वेशन का काम जो है वो कर रहा है। तो ये टेम्पल का है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो कि इंडोनेशिया का लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और चूंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये है। और योग्याकार्ता, जैसे ये एक सिटी है इंडोनेशिया की, और ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, जैसे कि ये आइलैंड ऑफ जावा में है। और ये अपने रिच कल्चर हेरिटेज के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं इस टेम्पल से। तो ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स के पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बायलिंगुअल मैनेजमेंट एजुकेशन
इसका एक पोटेंशियल है जो कि एक रूरल और अर्बन डिवाइड को ब्रिज कर सकता है। एक इसका मतलब ये है कि एक एक्सेसिबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना हर स्टूडेंट को, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड रहा हो, भले ही वो रूरल एरियाज में हो। तो इसके लिए जो है वो न्यू कोर्सेज जो है वो आईआईएम उदयपुर, इनका जो है ये इनॉग्रेशन हुआ है और वर्चुअली जो है वो इनको इन्होंने एड्रेस किया सेशन को। और इसमें बताया है इन्होंने कि ये जो ऑनलाइन बाइलिंगुअल बैचलर ऑफ बिजनेस बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, ये अपनी तरह का एक यूनिक इनिशिएटिव है। और इसके थ्रू जो एजुकेशन है, जैसे कि गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि सिंपल बनाया जा सके, इजिली अंडरस्टैंड हो सके सबको, साथ ही साथ इजिली एक्सेसिबल भी हो। क्योंकि हमें पता है कि अब हम पूरा जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड होता जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो कहीं भी कहीं का भी कोई भी बच्चा, भले ही वो रूरल बैकग्राउंड का हो, वो वहां पे भी पढ़ सकता है, चीजों के बारे में जान सकता है, नॉलेज एक्वायर कर सकता है और अपनी जो सिचुएशन है उसको और बेहतर कर सकता है। तो ये एक यूनिक इनिशिएटिव है। और ये जो प्रोग्राम है ये बायलिंगुअल फॉर्मेट में है, मतलब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको रखा गया है। और माना जा रहा है कि लार्जर पॉपुलेशन तक आईआईएम का जो एजुकेशन है ये जा सकेगा, बढ़ सकेगा। इससे काफी हेल्प मिलेगी, जो पूरे एज अ कंट्री इंडिया को, इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। और इसमें उन्होंने बताया है कि अभी इंडिया में 100 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं, तो एक ये लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन है। और अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू, डिजिटल मीन्स के थ्रू डिलीवर कर सके, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, जो कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक पार्ट है, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। फ्यूचर वर्कफोर्स एक डेवलप होगा जिसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, और ये काफी बेहतर रहेगा हमारी कंट्री के लिए। फिर नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये अभी ऑर्गेनाइज करेंगे जुलाई 7 और 8 को नेशनल वर्कशॉप ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगा। और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है इस वर्कशॉप का कि जो करंट फंक्शनिंग है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की पूरे अक्रॉस द नेशन, उसको देखा जाए, रिव्यू किया जाए और एक पूरा रोड मैप बनाया जाए, ताकि इनका ट्रांसफॉर्म हो सके, ये एक डायनेमिक नॉलेज सेंटर्स के तौर पे जो है वो डेवलप हो सके। और इनसे जो है जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके डेवलपमेंट में भी काफी हेल्प मिलेगी। ये काफी सिग्निफिकेंट इवेंट रहेगा। और इसमें ट्राइब एक्स को जो है ये भी एक फीचर है, इसको लॉन्च हो जाएगा। ये एक इनोवेटिव डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और ट्राइब एक्स इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, स्पेसिफिकली डिजाइन है ये, जिसपे ट्राइबल आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम और स्किल डेवलपमेंट पे पूरा फोकस जो है वो किया जाएगा। और ये एक कंप्लीट डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम के तौर पे इस प्लेटफॉर्म को देखा जा रहा है। और इसका गोल है कि रिकॉर्ड करना और शेयर करना, इंडिया का जो ट्राइबल हेरिटेज है उसको ऑनलाइन पूरा उसकी स्ट्रीमिंग करना, डिजिटल आर्काइव्स में उसको बताना, टेक्नोलॉजी का यूज करके इससे जो है वो रिसर्च को बढ़ावा देना, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करना, और साथ ही साथ जो लाइवलीहुड है उसको भी और बेहतर बनाना। तो ट्राइब एक्स भी जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया नेशनल मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। और कल 6 जुलाई था, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें प्रपोज किया गया कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, कैसे एक हम स्ट्रेटेजीज बनाए, कैसे जो गवर्नेंस है उसको बेहतर किया जाए, जो लेबोरेटरी सिस्टम है उसको प्रिपेयर किया जाए, रिस्क के को कम्युनिकेट किया जाए, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए। जूनोसिस की अगर हम बात करें तो ये दीज आर द डिजीजेज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं एनिमल्स से ह्यूमंस में। जैसे कि रेबीज है जो कि डॉग के बाइट पे होता है, नेपा वायरस है, एंथ्रेक्स है, ये जैसे बैट वगैरह से होता है। तो ये जो डिजीजेस हैं इनके बारे में अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए, और ये जो वर्ल्ड जूनोसिस डे है ये एनुअली हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी दिन फर्स्ट रेबीज वैक्सीन इसको जो है वो एडमिनिस्टर किया गया था बाय लुइस पॉस्चर 1885 में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इन डिजीजेस का बर्डन काफी ज्यादा है। और एनुअली
जो है वो जैसे निपा वायरस की अगर हम बात करें तो इसका आउटब्रेक होता है, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है काफी उस पे थ्रेट होता है। नेशनल वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ जो है ये इसको लॉन्च किया। और इंडिया में पूरा एक प्रोग्राम चल रहा है कि कैसे जो ये डिजीजेस हैं, जो जूनोसिस हैं, इनको जो है वो प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और इसके लिए डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उनको कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने का काम जो है वो किया जा रहा है। और ये जो इनॉग्रल सेशन रहा, इसमें टू टेक्निकल की रिसोर्सेज जो हैं इनको जो है वो लॉन्च किया गया अंडर नेशनल वन हेल्थ प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। ये है द लर्निंग रिसोर्स पैकेज ऑन 10 प्रायोरिटी जूनोटिक डिजीज और एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ ई लर्निंग मॉड्यूल्स। और इसमें ये जो लर्निंग पैकेज है ये पूरा कवर करता है 10 प्रायोरिटी जूनोटिक डिजीज को, जिसमें कि एंथ्रेक्स, ब्रुसिलोसिस, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, क्रिमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर, निपा, एम्पॉक्स, रेबीज, लेप्टोस्पाइरोसिस, स्क्रब टाइफस और जीका। और ये जो रिसोर्सेज हैं इनका एम है कि कैसे नॉलेज को बेहतर किया जाए। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, जो वेटनरीज हैं, जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, उनको, ताकि इन डिजीजेस के सर्विलांस में, इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल में जो है ये हेल्प मिल सके। तो इसी के लिए पूरा जो है वो कंसंट्रेशन ये किया गया है। अब जैसे इसमें जो कुछ डिजीजेस के नाम दिए हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या है ये। तो अब जैसे कि क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये एक टिक बॉर्न वायरल हीमरिक फीवर होता है, जो कि इंडिया के फॉरेस्ट रीजन में जो है वो एंडेमिक होता है कुछ कुछ एरियाज में। इसके अलावा क्रिमियन कॉन्गो हेमरिक फीवर, ये भी एक वायरल हेमरिक फीवर होता है, जो कि टिक्स के थ्रू जो है इसका ट्रांसमिशन होता है और काफी फैटल होता है। और इसके अलावा स्क्रब ट्राइफस, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि चिगर्स के द्वारा ट्रांसमिट होता है, और उसमें फीवर होता है हाई और ऑर्गन का डैमेज होता है। जैसे चिगर्स, ये इनको कॉमनली जो है वो रेड बग भी कहा जाता है, लाल रंग के कीड़े ये होते हैं, तो इसे इनके बारे में भी जो है वो आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इन्होंने री कॉन्स्टिट्यूट किया है वक्फ बोर्ड अंडर न्यू 2025 एक्ट। और इसके तहत नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो अभी हम, जैसे हमें पता है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में आया था, और इसको लास्ट ईयर अप्रैल में नोटिफाई किया गया था। काफी इसमें कंटेंशियस प्रोविजंस हैं। और इसमें जो सबसे एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका विरोध का ये भी था कि इसमें टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स को जो है वो रखा जाएगा सेंट्रल बोर्ड काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स दोनों में। तो इसको लेके पिटीशन जो है वो वहां पे जो अपोजिशन है उसने डाला है। और जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, इन्होंने अनाउंस किया कि रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे ये मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड। तो ये मध्य प्रदेश पहला स्टेट ऐसा बन चुका है जिसने कि वक्फ बोर्ड को रीऑर्गेनाइज किया है न्यू प्रोविजंस के तहत। और जो न्यू आपका वक्फ बोर्ड बना है, इसमें जो है ये जो प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, इसमें यूनियन मिनिस्टर नजमा हेपतुल्ला, फॉर्मर, और अतीक अकील, फैजान खान, फातिमा चौधरी, शाइस्ता चौधरी, शाइस्ता सुल्तान, शबाना खान, सत्येंद्र सिंह, ये एक कमिश्नर है फॉर द बैकवर्ड क्लास एंड माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट। तो इनको भी जो है वो एक एक्स ऑफिशियल मेंबर के तौर पे रखा गया है। तो अब जैसे कभी कभी ये पूछ सकता है कि कौन से स्टेट में सबसे पहले जो है वो वर्क बोर्ड को जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे एमपी का जो पीसीएस का एग्जाम रहेगा वहां पे इसको आ सकता है। इसके अलावा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका जो है वो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस जो है वो चल रहे हैं। तो इसी मौके पर मध्य प्रदेश में ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा भोपाल के सतगढ़ी में। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक काफी माइलस्टोन है, जो जर्नी है इनका टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये 173 एकड़ में बनेगा। और माना जा रहा है कि इससे जो भोपाल का और जो सराउंडिंग रीजन है उनका जो है वो डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, एआई बेस्ड फैसिलिटीज बनेंगी, कॉम्प्रहेंसिव लॉजिस्टिक और वेयर हाउस हाउस कॉम्प्लेक्स जो है वो भी इस इंडस्ट्रियल पार्क में बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश फिशरीज डिपार्टमेंट, इन्होंने अलार्म बोला है ये
ऑन व्हाइट गट डिजीज आउटब्रेक इन श्रिम्प पॉन्ड्स। तो जैसे कि इस तरह की जो डिजीज होते हैं इनका जब आउटब्रेक होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और व्हाइट गट डिजीज, इसको व्हाइट फेसिस डिसीज भी कहा जाता है। और ये श्रिम्प्स, जो श्रिम्प पॉन्ड्स होते हैं उनमें जो है वो साइंटिस्ट ने ये वार्न किया है, फार्मर से ये अपील किया है कि ये नेसेसरी मेजर्स लें ताकि इसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। और जो सैंपल्स हैं इनको स्टडी किया गया, जो फिशरीज डिपार्टमेंट है, और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो डिजीज है इसके जो है वो सिम्टम जो है वो दिख रहे हैं पूरा। व्हाइट गट डिजीज, जिसे कि व्हाइट फेसिस डिजीज कहा जाता है, ये जो ग्लोबल श्रिम्प एक्वा कल्चर है इसके लिए काफी एक थ्रेट होता है। और इससे क्या होता है कि फीड इनटेक इनका जो है वो कम हो जाता है, ग्रोथ काफी कम होती है, इंटेस्टाइन इनकी ब्राउन हो जाती है, इनकी शेल्स खत्म हो जाती हैं। और तो जैसे ये डिजीज है, ये पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है, साइंस में ये आ सकता है। और अभी ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, वहां पे इस डिजीज के आउटब्रेक को जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। तो डिजीज का नाम, ये किससे रिलेटेड है, कहाँ स्प्रेड हुआ है, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। फिर फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये सेलिब्रेशंस हुए कल 6 जुलाई को भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। और ये इवेंट में बताया गया कि कैसे इंडिया का जो कॉपरेटिव इकोसिस्टम है वो और बेहतर हुआ है, कैसे डिजिटल इनिशिएटिव्स के थ्रू और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया गया है। इसमें बताया गया कि 550,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनका जो है वो ईपीएसीएस में इनको जो है वो कन्वर्ट किया गया है। 47 ग्रेन स्टोरेज गोडाउन्स का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। साथ ही साथ मिल्क सप्लाई रिव्यू डैशबोर्ड पोर्टल इसका लॉन्च हुआ फॉर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। साथ ही साथ टू फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स हैं ऑफ नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको भी जो है वो अनवील किया गया, जिसमें कि सहकर सीबीएस, ये एक सेंट्रलाइज्ड कोर बैंकिंग सोल्यूशन है अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स के लिए। और सहकर सहयोगी एक कन्वर्सेशनल एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है कस्टमर सर्विसेज के लिए। और अगर हम ओवर द पास्ट इयर्स देखें तो जो गवर्नमेंट है उसने काफी ट्रांसफॉर्म किया है, काफी रिफॉर्म्स हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स बना था 2021 में। और इसमें जो कॉपरेटिव्स हैं उनको और ट्रांसपेरेंट बनाने में, डिजिटली एम्पावर बनाने में, इकोनॉमिकली वाइब्रेंट बनाने में जो है वो पूरा वर्क किया जा रहा है। जब से ये मिनिस्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से 152 मेजर इनिशिएटिव्स इनको जो है वो लॉन्च किया गया है। और जो की एरियाज हैं इसमें जो है ये आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनको रिवाइटलाइज किया गया है फ्रॉम क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस टू रूरल ग्रोथ सेंटर्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ग्रास रूट लेवल पे जो कोऑपरेटिव कवरेज है उसको बढ़ाया गया है। और गवर्नमेंट का ये फोकस है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको और बेहतर किया जाए, साथ ही साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 इस पे वर्क जो है वो चल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ की बात करें तो 3 नेशनल मल्टी लेवल कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन इनको स्टैब्लिश किया गया है, जो कि है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जिसने टू जून 2026 तक जो है वो रिकॉर्डेड 15.4 एलएमटी वर्थ का जो है वो एक्सपोर्ट रिकॉर्ड किया। इसके अलावा नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है, इसमें 14,000 से ज्यादा मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एग्रीगेशन है बना रहे हैं, इनका मार्केटिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड है, इसमें अभी 38,665 मेंबर कोऑपरेटिव्स हैं। इनके थ्रू क्वालिटी सीड प्रोडक्शन पे फोकस किया जा रहा है और कैसे इन सीड्स को जो है वो इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इसके लिए जो ब्रांड नेम है उसे भारत बीज जो है वो कहा गया है। तो गवर्नमेंट का फोकस है कि कॉपरेटिव्स को और स्ट्रेंथन किया जाए थ्रू एजुकेशन और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। और इसी के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी, इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया, जो कि इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, एज अ मेजर फाइनेंशियल रोल इसका रहा है। और इन्होंने 1.27 1.27 लाख करोड़
रुपीस का डिसबर्समेंट किया है, जो फाइनेंशियल ईयर रहा 25-26 का। इसके अलावा अगर हम कोऑपरेटिव की बात करें तो भारत टैक्सी, ये इंडिया का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है अंडर सहकारी टैक्सी सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड। और इसका एम है कि जो ड्राइवर्स हैं उनको और एम्पावर करना, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करना, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करना। करंटली 6.37 लाख रजिस्टर्ड ड्राइवर्स जो हैं वो भारत टैक्सी में हो चुके हैं। और ये सर्विसेज दिल्ली एनसीआर, गुजरात, लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, जयपुर और कानपुर में जो है ये इनकी सर्विसेज अवेलेबल हैं। इनके फर्दर और एक्सपेंशन के लिए कुछ सिटीज में जो है वो वर्क हो रहा है। तो ये चूंकि अभी 5 इयर्स सेलिब्रेशन जो है वो इनके चल रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन कब बना, या जो इनके प्रोग्राम्स हैं, जो ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। फिर साइंस टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट न्यूज इसमें जो है वो इंडिया के पहले प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट विक्रम 1 से रिलेटेड है, जो कि लॉन्च होना है 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। और ये टोटल 6 पेलोड्स लेके जाएगा। इसमें एक यूनिक आइटम भी है, काफी लगे हुए हैं, जो कि सेलिब्रेट करते हैं क्रिएटिविटी को और इंडिया का जो साइंटिफिक हेरिटेज रहा है उसको। एक डायमंड ज्वेलरी क्रिएशन जो है वो बनेगा और ऑन अ एल्यूमिनियम बेस प्लेट पे। और एक मिनिएचराइज्ड 18 कैरेट गोल्ड रॉकेट आर्टवर्क, जिसमें कि माइक्रो स्कल्पचर्स हैं डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका छोटा जो है वो राइस से भी छोटा जो है स्कल्पचर जो है ये इनको जो है इसमें लगाया जाएगा। तो ये एक आर्ट वर्क है जो कि ट्रिब्यूट पे करेगा जो विजनरीज रहे हैं इंडिया के, जो साइंटिफिक और स्पेस जर्नी जर्नी है उसमें। और साथ ही साथ जो विक्रम 1 रॉकेट है ये ऑल्सो कैरी करेगा टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन पेलोड्स फ्रॉम ग्रह स्पेस डी क्यूब और स्काई रूट का ओन स्केप से। और इसमें एक इंटरनेशनल पेलोड भी रहेगा जिसको कि ज्यूक्यूम्ड जीएमबीएच जर्मनी इन्होंने बनाया है। और ये एक दर्शाता है कि कैसे स्पेस के क्षेत्र में दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन है वो और बढ़ रहा है, बेहतर हो रहा है। और ये जो मिशन है ये सर्व करेगा एज अ प्लेटफॉर्म, जिसमें कि जो कंपनीज हैं, जो कि स्पेस में से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, ये अपना जो रैपिड तरीके से जो सिस्टम है इसको टेस्ट कर सकें। तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा काफी। और स्काई रूट एयरस्पेस की बात करें तो ये इंडिया का प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर है। और ये जो है वो विक्रम सीरीज के जो रॉकेट्स हैं इनको डेवलप करने का काम कर रहा है। फिर यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने अप्रूव किया है वेब डिजेस्ट्रेंट। ये एक नोवेल थेरेपी है फॉर पेशेंट्स विद ESR1 म्यूटेटेड ER पॉजिटिव HER2 नेगेटिव एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर थे। तो ये एक नया जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर के क्योर में जो है वो हेल्प मिलेगी। और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये फर्स्ट थेरेपी है जिसको कि एफडीए ने अप्रूव किया है। और इसमें इन्होंने प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग शिमेरा या प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी पे ये पूरा बेस्ड है। और ये 2000 में ये टेक्नोलॉजी काफी जो है वो बढ़ी है। और इसका जो इसमें जो वर्क है ये येल यूनिवर्सिटी यहाँ पे काफी इसमें वर्क हुआ है, जो कि टारगेटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन पे जो है वो काम करता है। और इसमें इसमें एडवांसमेंट मतलब हुआ है, ये ड्रग्स हैं। तो इसमें एक बैव डिगैल्यूटेमाइड, इसको भी आर्विनास ने डेवलप किया था, जो कि फर्स्ट प्रोटैक था, जो कि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो है वो एंटर किया था। ये प्रोस्टेट कैंसर पे इस पे रिसर्च किया गया था। तो ये जो मेडिसिन का नाम है और कौन से कैंसर से रिलेटेड है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही साथ जो प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी है इसके बारे में पूछ सकता है, या इसका इससे फुल फॉर्म है कि ये प्रोटियोलिसिस टारगेटिंग शिमेरा टेक्नोलॉजी है, ये किससे रिलेटेड है, किस ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो एग्जाम में आ सकती हैं। फिर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इन्होंने इंग्लैंड को 7 विकेट से डिफीट किया है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जो कि लंदन के लॉर्ड्स में हुआ। और इन्होंने वर्ल्ड कप जो है T20 वुमेन वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप इसको जो है वो जीत लिया है। और
इसमें बेथ मूनी ये हाईएस्ट स्कोरर रही ऑस्ट्रेलिया के लिए। इन्होंने 64 रन जो है वो बनाया। तो जैसे कभी-कभी चैंपियनशिप इम्पोर्टेंट हो जाती है कि कौन सी कंट्री ने जो है वो T20 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता। तो ये है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वर्ल्ड कप फुटबॉल जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफी सारे न्यूज आती रहती है। जैसे भी रिसेंटली ब्राजील जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। लगातार 7 टाइम ये जो ब्राजील है ये निकल गया है वर्ल्ड कप से। एंट्री इनको नहीं मिल पाई, आगे नहीं पहुंच पाए। इसकी वजह से नेमार जूनियर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि अब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। ये ब्राजील के काफी फेमस जो है वो फुटबॉलर हैं। और ये जो फुटबॉलर हैं नेमार जूनियर, इनको ये ग्रेटेस्ट ब्राजीलियन फुटबॉलर्स ऑफ हिज जनरेशन जो है वो माना जाता है इनको। तो इनकी टीम की डिफीट के बाद इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, कनेक्ट होइए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।